जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हमारी कुछ क्लासेस कंप्लीट हुई है, उसमें आपका सर्कुलेटरी सिस्टम और कुछ साइकोलॉजी के और टूर्नामेंट के। आज हम आपके सामने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। आपके टीजीटी और अभी बिहार स्टेट की वैकेंसी आ गई आपके सामने, उसका भी पेपर कुछ ही महीने में होगा। उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहेगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन 1 से 2 या 3 कम से कम क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसमें जो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले इसकी संरचना के बारे में कि यह कहाँ पर किसकी लोकेशन है, कौन सी चीज कहाँ पर स्थित है, व्यवस्थित है, उसकी चर्चा करेंगे। तो आपको एक चित्र दिख रहा होगा, बड़ा सरल तरीके से चित्र को बनाया गया है और इसमें आप समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहले हम इसकी बात अगर करें तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसके माउथ से। कहाँ शुरुआत करेंगे? माउथ से, जिसे हम बकल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बकल कैविटी। बकल कैविटी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? बकल कैविटी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये आपका जो मुख होता है, मुख की जो गुहा ये होती है, जो आपकी ये पूरी गुहा होती है, इसे हम बकल कैविटी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बकल कैविटी। और इसी के जस्ट आपका जो पीछे का भाग ये दिख रहा है, इसे हम एसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं? एसोफेगस। क्या कहते हैं? एसोफेगस। एसोफेगस। एसोफेगस, ठीक है ना। तो एसोफेगस, जैसा कि आपको पता होगा, इससे भी क्वेश्चन आपके पेपर बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसे हम अन्य नाम से भी जानते हैं, जिसका नाम है फूड पाइप। एसोफेगस को और हम किस नाम से जानते हैं? फूड पाइप, यानी कि भोजन नली के नाम से जाना जाता है। एसोफेगस को भोजन नली के नाम से जानते हैं। ये आप लिख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एसोफेगस को भोजन नली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, ये नली आपकी दिख रही है और इस नली के बाद जस्ट आपका एक भाग, ये आपका जहां पर ये एसोफेगस खत्म होती है, उसके बाद आमाशय से जुड़ती है। किससे जुड़ती है? स्टमक से। स्टमक से जुड़ती है और स्टमक से जो जुड़ता है, एसोफेगस से स्टमक जो जोड़ रहा है, ये आपका एक वाल्व होता है, जिसे हम कार्डियक सफिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक सफिस्टर। पेपर में आता है क्वेश्चन कि कार्डियक सफिस्टर, पेपर में क्वेश्चन रहता है कार्डियक सफिस्टर वाल्व संबंधित है, तो किससे संबंधित होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम से, ठीक है। या कार्डियक सफिस्टर वाल्व पाया जाता है आमाशय के और एसोफेगस जो जोड़ने का कार्य करते हैं, जस्ट वहां पर आपका कार्डियक सफिस्टर नामक वाल्व उपस्थित होता है, ठीक है। आमाशय, इनकी लंबाई चौड़ाई, इसका नली का व्यास, इन सब चीजों की चर्चा हम आगे करेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि जो आपके सामने ये चित्र दिख रहा है, इस चित्र में जो भी चीजें आपको बनी हुई दिख रही है, इनके नाम क्या है? पहले आप इसके बारे में समझिए, बाद में हम इसकी लंबाई चौड़ाई, इसके वर्क, इसमें जो भी एंजाइम्स, हार्मोन्स जो भी रिलीज होते हैं, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो जस्ट आपका जैसे ही आमाशय होता है और आमाशय के नीचे एक आपका छोटा सा एक और ग्रंथि पाई जाती है, उस ग्रंथि का नाम पैनक्रियाज होता है। क्या होता है? पैनक्रियाज। इसका नाम क्या है? पैनक्रियाज, यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं अग्नाशय। क्या कहते हैं? अग्नाशय। सभी को पता है, यही एक ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन करती है। ये एक ऐसी ग्रंथि है जो हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन करती है। इसी ग्रंथि से आपका जो हार्मोन्स या एंजाइम सिक्रेट होते हैं और उसी के माध्यम से, यानी कि आपके अगर हार्मोन की बात करें तो इंसुलिन नामक हार्मोन स्राव होता है, उसी के माध्यम से आपका ब्लड में शुगर की मात्रा आपकी कंट्रोल रहती है, ठीक है। उसके बाद जस्ट आप जैसे ही आमाशय खत्म होता है, जैसे ही आमाशय समाप्त होता है, उसके बाद आपकी छोटी आंत शुरू हो जाती है। कौन सी आंत? छोटी आंत शुरू हो जाती है और इस छोटी आंत को हम इस जो छोटी आंत से आमाशय से जुड़ा होता है, इस भाग को जो कहा जाता है, इसका नाम है
पाइलोरिक सफिस्टर। क्या नाम है? पाइलोरिक सफिस्टर, इसका नाम है पाइलोरिक सफिस्टर। ठीक है ना? तो ये आपका हो गया पाइलोरिक सफिस्टर। और उसके बाद आप थोड़ा सा ऊपर आए और ये आपको दिख रहा होगा जिसे हम लीवर कहते हैं। सभी को पता है हमारे शरीर में लीवर की बहुत ही अहम भूमिका होती है, और लीवर की वजह से आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्य को कंट्रोल करने का कार्य भी लीवर करता है। इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। अभी आप इनके नाम की हम बात करेंगे। जो भी नाम है इनके, क्या नाम है, इनका आकार क्या है, संरचना इसकी क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद लीवर से जस्ट नीचे आपको एक और भाग दिख रहा है जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। गॉल ब्लैडर सभी को पता होगा। गॉल ब्लैडर में लीवर से बाइल नामक जूस निकलता है, जो कि गॉल ब्लैडर में आके क्या होता है, स्टोर होता है। और उसी के नीचे जस्ट एक आपको नली दिख रही है, इस नली को हम बाइल डक्ट कहते हैं। इस नली को क्या कहते हैं? बाइल डक्ट। और उसी के नीचे आप आ जाइए, आपको बड़ी आंत ये दिख रही है, ये आपकी बड़ी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन है। और ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल। अब स्मॉल के भी 3 भाग होते हैं। तो जो इसमें सबसे पहला भाग होता है ये वाला, इसको हम कहते हैं डेडुनम। इसको कहते हैं डेडुनम, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे जो भाग होता है इसको कहते हैं जेजुनम। ठीक है। और इसके जस्ट नीचे जो भाग होता है उसको कहते हैं इलियम। डेडुनम, जेजुनम, इलियम, ये 3 भाग छोटी आंत के होते हैं। डेडुनम, जेजुनम और इलियम 3 भाग छोटी आंत के होते हैं। उसके बाद आप लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाइए और इसमें आपको दिख रहा होगा ये कुछ कॉलम आपको दिख रहा है, उभरे हुए पार्ट दिख रहे हैं। और इन उभरे हुए पार्टों की हम बात करें और उसका जो है, जो ये एक आपको भाग दिख रहा है, इसकी बात करें तो इस भाग को कहते हैं हम डिसेंडिंग कॉलम। क्या कहेंगे? डिसेंडिंग कॉलम, डिसेंडिंग कॉलम। और जो ये आपका उभरा हुआ भाग दिख रहा है, ये वाला भाग जो है, ये पूरे में इसको कहेंगे असेंडिंग कॉलम। असेंडिंग कॉलम, ठीक है। उसके बाद आपको छोटी आंत से इधर एक जो है ये पॉइंट दिख रहा है, इसको हम सीकम कहते हैं, सीकम, ठीक है। और ये आपको इधर जो दिख रहा है अपेंडिक्स कहते हैं इसको, अपेंडिक्स, ठीक है। अपेंडिक्स एक प्रकार का अवशेषीय अंग होता है। और उसके बाद आपको इधर दिख रहा है, इसको हम एनस कहते हैं। और ये आपका रेक्टम है, आपका रेक्टम हो गया। तो ये आपके इतने, हाँ, दूसरा बचा आपका एक ये भी कॉलम है जिसको हम ट्रांसवर्स कॉलम कहते हैं। ट्रांसवर्स कॉलम, ठीक है। ये आपके इस तरीके से इसकी संरचना होती है। सभी के नाम हो गए, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आगे हम इसके बारे में बताएंगे कि बकल कैविटी का कार्य क्या है, इसोफेगस का कार्य क्या है, कार्डियक सब्सट्रेट का कार्य क्या है, स्टमक का कार्य क्या है, पैनक्रियाज का क्या कार्य है, बाइल डक्ट का क्या कार्य है, गॉल ब्लैडर का कार्य। तो सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आपको हमने एक संरचना के बारे में बताया था, और इसी में आज हम चर्चा करेंगे इनके जितने पार्ट्स हैं,
इनका कार्य क्या है, इनकी लंबाई क्या है, इसके बारे में। तो जैसा कि बकल कैविटी, हम सबसे पहले माउथ से ही शुरू करेंगे, बकल कैविटी से। इसमें जो आपका जो भी मूवमेंट होगा उन सब मूवमेंटों पर हम चर्चा करेंगे। जैसे अगर आपके मुंह की बात है तो इसमें दांतों की संख्या, इसमें फिर आपके लार वगैरह इस तरीके की चीजें उत्पन्न होती हैं, तो वो लार कहाँ से बनती है, या उस लार में एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो उस पर चर्चा करने से पहले हमको ये देखना है कि जो आपका माउथ से लगा करके एनस तक का भाग है, इसे हम क्या कहते हैं। तो आप नोट कर लो, माउथ से लगा करके जो एनस तक का यानी बकल कैविटी से एनस तक का जो भाग होता है, ठीक है, उसे हम गट कहते हैं। क्या कहते हैं? गट कहते हैं, या एलिमेंट्री कैनाल। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ये आपका जो है माउथ से लगा करके, ये माउथ टू एनस तक का जो भाग होता है, एनस तक का जो भाग होता है, ये आपका एलिमेंट्री कैनाल या गट कहलाता है। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है? एलिमेंट्री कैनाल या गट। बकल कैविटी से एनस तक का भाग एलिमेंट्री कैनाल या गट कहलाता है, जिसकी लंबाई 9 मीटर होती है। इसकी टोटल लंबाई कितनी होती है? एलिमेंट्री कैनाल की 9 मीटर होती है। इसकी टोटल लंबाई यहाँ पे कितनी है? 9 मीटर है। तो उसके बाद हम आगे अब आपको बताएंगे बकल कैविटी का ही पार्ट है दांत, उसके बारे में। ठीक है, तो दांत की हम बात करेंगे। जैसा कि सभी को पता है कि दांत हमारे शरीर में मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से हैं? पहले आपका इंसीजर, पहला प्रकार हो गया। दूसरा हो गया आपका केनाइन, और तीसरा पार्ट आपका हो गया प्रीमोलर, और चौथा हो गया मोलर। ठीक है, ये आपके दांतों के दांत के प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के। तो इनके बारे में आप लिखते भी चलिए कि जो इंसीजर होता है, इसका कार्य क्या है, किस कार्य में आता है। इंसीजर का कार्य होता है काटने का कार्य होता है। ये क्या करते हैं? काटना। इनका कार्य क्या होता है? काटने का कार्य होता है। ठीक है, इंसीजर जो दांत होते हैं वो क्या करते हैं? काटते हैं। यानी कि आप कोई भी चीज अगर खाते हो तो आपके जो सामने वाले दांत दिख रहे हैं, ये आपके दांत हैं इंसीजर। ठीक है, और इन्हीं दांतों की हम संख्या के बारे में बात करेंगे बाद में। तो कैनाइन, इसका कार्य होता है फाड़ने का। ये नुकीले दांत होते हैं ना, तो ये फाड़ने का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं? फाड़ने का कार्य करते हैं। प्रीमोलर जो आपके होते हैं, ये भोजन को कुचलते हैं, भोजन को कुचलने का कार्य करते हैं। और मोलर जो होते हैं, ये आप भोजन को चबाने का कार्य करते हैं, भोजन को चबाते हैं, चबाने का कार्य करते हैं। ये दांत आपके याद रखने, दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। उसमें इंसीजर का कार्य काटने का, कैनाइन का कार्य फाड़ने का, प्रीमोलर का कार्य चबाने का, सॉरी कुचलने का, और मोलर का कार्य चबाने का। ठीक है, प्रीमोलर कुचलने के लिए और मोलर चबाने के लिए। इंसीजर काटने के लिए, कैनाइन फाड़ने के लिए, प्रीमोलर कुचलने के लिए, और आपके मोलर जो है चबाने के लिए। ये कार्य होते हैं। लेकिन इसके अलावा अभी यहाँ से बात पूरी नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है बच्चों में दांतों की संख्या, पुरुषों में दांतों की संख्या, दोनों के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे वयस्क में दांतों की संख्या। वयस्क में दांतों की संख्या लिख लो। वयस्क में दांतों की संख्या। ठीक है, वयस्क में दांतों की संख्या कितनी होती है,
इसका बहुत ही इजी एक फार्मूला है, उस फार्मूले से आप कर सकते हैं 21 23 बटे 21 23 गुणा 2। ठीक है, 21 23 बटे 21 23 गुणा 2। तो सबसे पहले आप इंटीजर को लिख लो, इंटीजर। तो इसमें क्या हो जाएगा, इंटीजर के लिए हम इस वाले भाग को उपयोग करेंगे, इंटीजर के लिए इसको लेंगे। तो 2 बटे 2 गुणा 2। तो ऐसे कर लो, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी इंटीजर दांतों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक है, फिर आप आ जाए K9। K9 में आप ये वाला लेंगे, दूसरा पार्ट ये। ठीक है, तो 1/1 इंटू। ठीक है, तो इसमें क्या करना, ऐसे करना 2 और प्लस, इसको प्लस करना, 2 और 2 4 दूनी 8। तो इसमें क्या करना, 1 + 1 1 और 1 2, 2 दूनी 4, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, K9 प्रीमोलर। प्रीमोलर में फिर आप ये वाला लेंगे, तो 2 बटे 2 गुणे 2, तो बराबर 2 और 2 ये प्लस कर देंगे, 4 और 4 दूनी 8। उसके बाद मोलर। मोलर जो होंगे आपके 3/3 इंटू 2, 3 और 3 ऐड कर देंगे, 3 और 3 6 2 12। ठीक है, इस तरीके से अगर पेपर में आता है, इंसीजर वयस्कों में इंसीजर दांतों की संख्या होती है 8, वयस्कों में कैनाइन दांतों की संख्या होती है 4, वयस्कों में प्रीमोलर दांतों की संख्या होती है 8 और वयस्कों में मोलर दांतों की संख्या होती है 12। तो आप इस तरीके से इसकी संख्या को निकाल सकते हैं। उसके बाद आप आ जाइए बच्चों में। बच्चों में जो दांतों की संख्या होती है, इसका भी फार्मूला है, उसको आप लिख सकते हैं 2102 बटे 2102 इंटू। ठीक है, तो इसमें भी जो आपका होगा वही चीज है, इंसीजर। इंसीजर जो होंगे आपके 2/2 इंटू 2, यानी कि 2 और 2 जुड़ जाएगा, 2 और 2 4, 4 दूनी 8। ठीक है, उसके बाद K9 में आपका हो जाएगा ये 1 और 1 1/1 इंटू 2, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4। प्रीमोलर 0/0 इंटू 2। अब ध्यान देना, जो प्रीमोलर दांत होते हैं, यही दांत ऐसे दांत होते हैं जो बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। प्रीमोलर दांत बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, तो 0 और 0 की किसी से भी गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, यानी कि ये एब्सेंट दांत है। बच्चों में दांत कौन से एब्सेंट होते हैं, प्रीमोलर दांत। उसके बाद मोलर, जो मोलर दांतों की संख्या है वो आपकी होगी, ये हम ले लेंगे, तो 2/2 इंटू 2, यानी कि 2 और 2 जुड़ जाएगा तो हो जाएंगे 8। यानी कि सारे दांत आपके सामने आ गए। बच्चों में दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 और 4 और 8, 8 4 12 और 8 20। ठीक है, और उसके बाद जो वयस्कों में है 8 4 12 8 20 12 32, टोटल कितने होंगे 32 दांत। वयस्कों में दांतों की संख्या 32, बच्चों में दांतों की संख्या 20। क्लियर है इतना? ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। ध्यान रखना है कि बच्चों में प्रीमोलर दांत एब्सेंट होते हैं। महत्वपूर्ण है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि बच्चों में दांतों की संख्या होती है कुल 20 और एब्सेंट कौन से होते हैं, प्रीमोलर दांत बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है, इतना आप कर लीजिए, फिर आगे हम बढ़ाते हैं। स्टार्ट। चलिए, तो आपका कंप्लीट हो गया था जैसा कि दांत के बारे में, और इसके बाद हम तुरंत बात करेंगे जो कि मुख का ही भाग है, लार। ठीक है, लार आप सभी को पता है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है भोजन के पाचन के लिए। तो उसमें जो भोजन के पाचन में जो भी एंजाइम, सहायक एंजाइम है, उन एंजाइम की चर्चा करेंगे। लार में जल की मात्रा कितनी होती है, लार कैसा स्वाद होता है या कैसा होता है, इसका पीएच मान कितना होता है। तो जैसे कि आपके सामने दिख रहा है, लार हल्का अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, और इसका पीएच मान 6 से 7 होता है। पीएच मान कितना होगा इसका, 6 से 7। इसको आप नोट कर लो, बिल्कुल क्लियर है। पेपर में कई बार क्वेश्चन आया है कि लार का पीएच मान होता है 6 से 7। लार में जल की मात्रा 99.5% होती है।
ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है कि लार में जल की मात्रा होती है 99.5% लार में जल की मात्रा होती है। ठीक है, तो लार कैसा है? हल्का अम्लीय है। लार का pH 6 से 7, लार में जल की मात्रा 99.5% और लार का कार्य लाल भोजन को गीला करता है, लसदार रहता है। क्योंकि जब ये बोलस बन जाता है, आप सभी को पता होगा लार की वजह से ही आपका भोजन लसलसा हो जाता है, जिसकी वजह से वो फूड पाइप से आसानी से भोजन जो है आमाशय तक पहुंच जाता है। ये भोजन डायरेक्ट नहीं जाता है। भोजन जब आपके आमाशय में जाता है तो ये नहीं आपने खाया और सीधा आपके नीचे गिर गया, ऐसा नहीं होता है। जब ये नीचे जाता भी है तो धीरे धीरे नीचे बढ़ता है, और इस जो धीरे धीरे जो बढ़ता है इस मूवमेंट को हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। कौन सा मूवमेंट कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। जो भोजन आपका धीरे धीरे जाता है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे जब आपको एसोफेगस और ये सब चीजें बताएंगे तब। उसके बाद लार में एंजाइम की मात्रा होती है। कौन कौन से एंजाइम है? दो है आपके, टाइलिन और माल्टोज। कौन कौन से? टाइलिन और माल्टोज। टाइलिन जो एंजाइम होता है, यह एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदलता है। किसमें बदलता है? स्टार्च को शर्करा में बदलता है। इसे हम एमाइलेज भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आया है, अभी जल्दी राजस्थान के पेपर में था कि टाइलिन को और हम किस नाम से जानते हैं? एमाइलेज के नाम से जानते हैं। उसके बाद माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है। शर्करा को ग्लूकोज में, यानी कि स्टार्च को शर्करा में बदलने का कार्य टाइलिन करता है, जिसे हम एमाइलेज कहते हैं, और शर्करा को ग्लूकोज में बदलने का कार्य माल्टोज करता है। कौन करता है? माल्टोज करता है। उसके बाद लार में लाइसोजाइम एंजाइम पाता है। लार में और भी एंजाइम उपस्थित है जिसको हम लाइसोजाइम कहते हैं। यानी कि लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है, ये बैक्टीरिया को नष्ट करने में सहायता करता है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लार ज्यादा निकलती है, और यही रीजन होता है, वो प्रकृति ने कुछ ऐसा बनाया है, उनके लार ज्यादा निकलने का कार्य यही है ताकि वो बैक्टीरिया का भक्षण, बैक्टीरिया को आसानी से बात, क्योंकि उनको ये तो नहीं पता था कौन सी वस्तु गंदी है कौन सी साफ, हो सीधा उठा के मुंह में रखते हैं। लेकिन इसी वजह से लार क्या करती है? उसको प्रोटेक्ट करती रहती है, उसको नष्ट। क्यों? क्योंकि उसमें कौन सा एंजाइम पाता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाता है। लार में कौन सा एंजाइम मिलता है? लाइसोजाइम, जो कि बैक्टीरिया को नष्ट करता है। और लार में विटामिन सी भी पाया जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। विटामिन सी आपके एंडोरेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो एरोबिक एक्टिविटी है उनके लिए विटामिन सी बहुत ही लाभकारी होता है। फिर से एक बार, लार हल्का अम्लीय होता है, pH 6 से 7 होता है। लार में जल की मात्रा 99.5% होती है। लार का कार्य लार भोजन को गीला बनाता है, लसदार बनाता है। लार में दो एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन और माल्टोज। टाइलिन का कार्य क्या होता है? ये स्टार्च को शर्करा में बदलता है, जो कि जिसे हम एमाइलेज के नाम से भी जानते हैं। टाइलिन का कार्य क्या होता है? स्टार्च को, यानी कि स्टार्च जो आलू है, चावल है, ऐसे जो चीजें हैं, पदार्थ हैं, उसमें स्टार्च की मात्रा होती है। स्टार्च थोड़ा सा हार्ड प्रोडक्ट है इसका, कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट तो आसानी, ग्लूकोज तो आसानी से आपको एनर्जी दे देता है, लेकिन स्टार्च को एनर्जी देने में उसको काफी वर्क करना पड़ता है, जिसे तोड़ने का कार्य कौन करता है? टाइलिन करता है। टाइलिन क्या करता है? स्टार्च को शर्करा में बदलने का कार्य टाइलिन का होता है। इसे हम एमाइलेज भी करते हैं। माल्टोज का कार्य होता है शर्करा को ग्लूकोज में बदलना। ग्लूकोज आपको तुरंत एनर्जी देता है। ठीक है, सभी को पता है जब हम एनर्जी भी अधिक मात्रा में ले लेते हैं तो ग्लूकोज हमारे मांसपेशियों तथा लीवर में स्टोर हो जाता है। कहाँ स्टोर होता है? मांसपेशियों और लीवर में ग्लूकोज स्टोर हो जाता है, और जब उसको आवश्यकता पड़ती है तो मांसपेशियों से और लीवर से ग्लूकोज मिलता रहता है। उसके बाद लार में लाइसोजाइम एंजाइम उपस्थित होता है, जो कि बैक्टीरिया का भक्षण करता है या बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करता है, और लार में विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है। इसे आप नोट कर लीजिए। आगे हम लार ग्रंथियों के बारे में चर्चा करेंगे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए।